तो कल कहाँ तक पढ़ा दिए क्वेश्चन को कर दिए थे? कल जो क्वेश्चन हो गया था वो कहाँ तक, कितना नंबर तक कर दिए थे? कितना होना चाहिए ये, रुको हम बोलते हैं इसको मिलाना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों को ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया था, है ना? हाँ, ये इसको कर दिए थे। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें ऑक्सीजन लगाना था। जैसे कि तत्व पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम जो दिया था, इस सभी में ऑक्सीजन लगा दीजिए। इसका आंसर बस हो गया। तो इसमें ऑक्साइड में परिवर्तित करना था, जो ये हो चुका था, ठीक ना? यहाँ तक कल ख़त्म किए थे। तो आज इसके बाद आज करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद लिखिए। इस क्वेश्चन के बाद इसके बाद आज होगा इसके बाद होगा, लिखो, गैलियम के अतिरिक्त। हाँ, कल जो क्वेश्चन किए थे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों को ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लिखिए। इस क्वेश्चन को हम कल बता दिए थे। तो आज जो होगा उसके बाद लिखिए। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है? गैलियम के अतिरिक्त नेक्स्ट है, उसके बाद लिखिए गैलियम के अतिरिक्त। गैलियम के अतिरिक्त, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है? तत्वों का पता चला है। गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है, जिसके लिए मेंडलीफ ने, लिखो उसी में, जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ दी थी। जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह या खाली जगह छोड़ दी थी, यानी छोड़ दी थी। 2 उदाहरण दीजिए। यही है ना? मिलाओ, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालो, किताब को निकालो और देखो। 2 उदाहरण दीजिए। देखो, ये सब हम बता चुके हैं। जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, जब हम टेबल पढ़ा रहे थे, उसमें आपको ये सब बताया गया है। 2 उदाहरण बताना है। देखो, गैलियम के अतिरिक्त यानी गैलियम के अलावा अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है, जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान यानी खाली जगह छोड़ दिया था। यानी गैलियम के अलावा अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है, जिसके लिए मेंडलीफ साहब ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। वो कौन सा 2 तत्व है? 2 उदाहरण बताओ। 2 उदाहरण देना है, जिसके लिए मेंडलीफ साहब ने ऐसा कौन से नए तत्वों का आविष्कार हुआ, जिसके लिए मेंडलीफ साहब ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। ऐसे कौन सा 2 तत्व है, उसका नाम बताओ। ये आपको पता है, एस्कैडियम, जर्मेनियम बताए थे, याद कीजिए। एस्कैडियम और जर्मेनियम, इसका 2 उदाहरण हो जाएगा। आंसर में लिख लो, एस्कैडियम
जिसको Sc21 और दूसरा हो जाएगा जर्मेनियम Ge, इसका 31 या J होना चाहिए, मिला लेना परमाणु संख्या। तो स्कैंडियम जर्मेनियम, यही 2 तत्व था जिसके लिए मेंडलीव साहब ने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया था, खाली स्थान छोड़ दिया था। तो इस ऑब्जेक्टिव में आता है, सब ऑब्जेक्टिव में। चलो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। कौन सा मापदंड अपनाया। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन जो है ये आप पूछता है जी, ये पूछता है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। समझो इसको ज़रा, वैसे बताया गया है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये आपसे क्या मांगना चाह रहा है पहले समझो। मेंडलीव की आवर्त सारणी आप पढ़ चुके हैं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किन किन नियमों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, किन किन रूल को मेंडलीव साहब ने फॉलो किए हैं, किन नियमों के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किए हैं, बांटे हैं, उसी नियम को, उसी रूल को लिख दीजिए पॉइंट बाय पॉइंट करके, उसे 1 1 2 3 4 2 3 पॉइंट में लिख दो, हो गया। यानी कुल मिलाकर सार ये है, कुल मिलाकर इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मेंडलीव साहब ने, अरे बाबा वही तो बता रहे हैं, हाँ पहले सुनिए। यानी इस सारे के सारे बात का एक ही सार है कि मेंडलीव साहब ने जब अपनी आवर्त सारणी तैयार किए तो आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन से नियम को फॉलो किए, किस आधार पर तत्वों को बांटे, उसी आधार को पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दो। हाँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो टेबल में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो किन नियमों के आधार पर किया गया है, उसी नियमों को 2-3 पॉइंट में लिख दीजिए। ठीक, तो लिखिए, हम बोलते हैं क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा समय का थोड़ा लॉस होगा, इसलिए आप लोग लिखो, हम इसको बोल देते हैं। ठीक, लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, ये पूछता है, याद रखना। तो लिखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया। हो गया, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया। हो गया, लिखिए नंबर 1, पहला पॉइंट लिखो नंबर 1 में। हाँ वही, उसी में से लिखना है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी आप पढ़े हैं ना, उसी में से टू द पॉइंट खोज लो, उसको लिख डालो, बस कुछ नया नहीं है, जो आप पढ़े वही है। लिखिए, मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण, लिखो ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहला पॉइंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को
बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। किसके आवर्त सारणी में? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। किसके आधार पर? तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक ना। यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा नोट करो। दूसरा, ये सब समझाया गया है जब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ा रहे थे, उसी में सब बताया गया है, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे दिक्कत होगा तो आप जो भी टॉपिक में अलग से या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना। दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सबको एक एक टॉपिक्स को समझाकर बताया जा रहा है, इसलिए तो इसमें आप लोग सिर्फ ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जहाँ तक उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। खैर, अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितनी ईमानदारी पूर्वक देखते हैं। हाँ, तो दूसरा पॉइंट नोट करो। दूसरा पॉइंट लिखो, उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। कौन? मेंडलीफ साहब ने। उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। ठीक, उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। हो गया। तीसरा पॉइंट नोट करो। तीसरा पॉइंट नोट करो, तत्वों के हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडो के अणुसूत्रों को, तत्वों के हाइड्राइडो यानी हाइड्रोजन से जो संयुक्त होकर जो बनेगा, यानी हाइड्राइडो, तत्वों के हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडो के अणुसूत्रों को, तत्वों के हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडो के अणुसूत्रों को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। तत्वों के हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडो के अणुसूत्रों को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। फिर से बोल दें, तीसरा पॉइंट है, तत्वों के हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडो के अणुसूत्रों को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। हो गया। बस ये पूछता है 2 नंबर में, अगर आपसे आए तो इसी 3 पॉइंट को लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सब नया कुछ नहीं है, उसी सारणी से हम लिखाए हैं जो सारणी आपको बताया गया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक ना। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होगा अब? इसके बाद देखो, बीटीसी किताब को सामने रखिए और क्वेश्चन को देखिए। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? अब इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? क्वेश्चन है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? यही क्वेश्चन है। सोचिए, क्यों रखा गया है अलग? आपके अनुसार यानी आपकी राय पूछ रहा है इसमें, ये आपसे आपकी राय मांगना चाह रहा है कि आपसे ये पूछ रहा है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को
अलग समूह में क्यों रखा गया है? आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है ना? आप हाँ, तो आप अपना राय बताइए कि आप उत्कृष्ट गैस जो भी है उसको अलग समूह में क्यों रख दिया गया है। ठीक, तो बता सकते हैं तो 1-2 पॉइंट सुझाइए क्या होना चाहिए। अरे बाबा, उत्कृष्ट गैसों को आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में एक अलग समूह बना दिया गया है, 18वें समूह, यानी 18 समूह, 18 वर्ग 18 जो है वो उत्कृष्ट गैस ही है, पूरा का पूरा उत्कृष्ट गैस का वर्ग है, वर्ग 18। तो यानी आपसे पूछ रहा है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, बताओ। तो इसको लिखिए आंसर। लिखो, मेरी राय में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि मेरी राय में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि, आंसर लिखो, हम बोलते हैं उसको नोट करो। मेरी राय में, मेरी या मेरे, जो लिखना है लिखिए। मेरे राय में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि, मेरे राय में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि डैश दो। मेरे राय में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि डैश दे दीजिए। नंबर एक में लिखिए, ये गैसें बहुत ही अक्रियाशील होती है। लिखो, यह गैसें बहुत ही अक्रियाशील होती है। ये गैसें बहुत ही अक्रियाशील होती है एवं इनकी खोज बहुत बाद में हुई। ये गैसें बहुत ही अक्रियाशील होती है एवं इनकी खोज बहुत बाद में हुई। ये सब बताया गया है। इनकी खोज, उत्कृष्ट गैसों का खोज बहुत बाद में हुआ है, यानी पहले नहीं था, इसकी खोज बहुत बाद में हुई। ठीक, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट में लिख दीजिए, इन गैसों को एक नए समूह में, इन गैसों मतलब किन गैसों को? उत्कृष्ट गैसों को। इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया है। इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया है। इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया है। इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया है। हो गया? फिर से बोलते हैं, मिला लीजिए दूसरा पॉइंट, इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया है। यानी आवर्त सारणी में कोई चेंजिंग नहीं किया, सीधे एक अलग समूह बना दिया। वही वर्ग 18 आधुनिक आवर्त सारणी में चेक कीजिए, वर्ग 18 जो है उस सभी 18वें वर्ग में जितने भी तत्व हैं सब के सब उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। 2 नंबर में आपसे कहीं आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो इसको लिखना। तो ये रहा। इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा होना चाहिए, देखो हाँ, अब है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव के आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। ये पूछता है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, आपसे पूछेगा, इसलिए
इसको याद रखना, हम इसे लिख देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो होगा उसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा। कौन सी आवर्त सारणी द्वारा? आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ के आवर्त सारणी की, किस प्रकार से मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। विविध विसंगतियों को दूर किया गया। ठीक है, देखिए फिर से इसको मिला लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा। कौन सी आवर्त सारणी द्वारा? आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उस आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुणों दोषों को दूर कर दिया गया, किस प्रकार से दूर किया गया, उसी को पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लिख दीजिए। कहने का मतलब ये हो गया कि आधुनिक आवर्त सारणी एक आधुनिक आवर्त सारणी है और एक मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। तो आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी से किस प्रकार, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ के आवर्त सारणी के विभिन्न दोषों और अवगुणों को दूर कर दिया गया है। किस प्रकार से किया गया है, किस तरीका से किया गया है, उसी तरीका को हम पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया गया है, तो किस प्रकार से। ठीक ना, तो चलो लिखो, तो लिखो आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ के आवर्त सारणी के विविध विसंगतियों को, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को निम्नलिखित प्रकार से दूर किया गया है। निम्नलिखित प्रकार से दूर किया गया है। निम्नलिखित प्रकार से दूर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को निम्नलिखित प्रकार से दूर किया गया है। ठीक, निम्नलिखित प्रकार से दूर किया गया है। हो गया। नंबर 1 देखिए, पहला पॉइंट, इस पर हम नोट्स, इस पर आधारित हम आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं। ये इस पर आधारित जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसका नाम है, सुन लो उसका नाम क्या है। उसका नाम होगा मेंडलीफ के आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता। जब हम पढ़ाए थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता, वही उसी का आंसर इसमें होगा। ठीक है, हाँ, यानी कहने का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीफ के आवर्त सारणी से किस प्रकार श्रेष्ठ है। आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी ही मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया है। तो किस प्रकार से किया उसको पॉइंट में लिखो, 2 3 4 पॉइंट में। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट नोट करो। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तर्कसंगत स्थान है। नंबर 1 में आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तर्कसंगत स्थान है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तर्कसंगत स्थान है। बिल्कुल है, चेक कीजिए। हाइड्रोजन प्रथम समूह के है ही, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वर्ग 1 है ना। हाँ,
आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तर्कसंगत स्थान है, क्योंकि लिखो उसी में पहले पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत का धनात्मक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत का धनात्मक होता है, प्लस क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत का धनात्मक होता है। हो गया। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। किसके क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में, याद रखो, और मेंडलीव के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। तो फिर से बोलते हैं, मिला लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा भारी एवं हल्के तत्वों का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है। भारी एवं हल्के तत्वों का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। ठीक। चौथा लिखिए, अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्कसंगत आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में है। अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्कसंगत आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में है। 18वें, ऐसे लिखिए, 18वें। अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्कसंगत आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में है। 18वें समूह में है। ठीक है, 18वें समूह में है। कौन सा 18वें समूह में है? अक्रिय गैस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी परीक्षा होता है तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सब आता है। तो इसको आप समझ चुके हैं, सिर्फ नोट करना था, नोट कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है फिर अगले वीडियो में फिर हम लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। इस सबको याद करते चलिएगा, ज़्यादा सुविधा रहेगा। ठीक, सब पढ़े हुए हैं, 2-2 लाइन जैसा, ज़्यादा अधिक से अधिक 1 घंटा समय दीजिए और याद करते चलिए, सुविधा हो जाएगी एग्ज़ाम के समय में। तो तब आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखो, एक बात और सुनो, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, अगर ना समझ में आए तो उस टॉपिक्स को अलग से ही कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट्स हमको समझ में नहीं आया। उसके लिए हम आप सभी के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो आप उसको छोड़ो नहीं, कमेंट में उस टॉपिक्स, उसको जो आपका डाउट हो, शक हो, उसको लिख दीजिए कि सर ये पूछना है, उस पर हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो तब आज के लिए इतना ही। ओके।